हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेलव चैनल वेलव साइकोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपना क्लास 11 साइकोलॉजी का चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ एनक्वायरी इन साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में जो भी इंफॉर्मेशन कंक्लूजन के तौर पे निकल के आता है उन सब के लिए एनक्वायरी तो करनी पड़ती है, यानी रिसर्च करना पड़ेगा। और उन रिसर्च करने के लिए एनक्वायरी यानी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, फिर उन इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिसर्च करके कोई कंक्लूजन निकालने के लिए भी तो कुछ कुछ मेथड्स चाहिए होता है ना, जिनके थ्रू, जिनके हेल्प से हम ये काम करते हैं। तो उन्हीं मेथड्स के बारे में हम आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ आवर क्लास 1, हमारा पार्ट 1 होगा। और ये जो नोट्स हैं आपके प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो अगर आपको इन नोट्स को एक्सेस करना है, पीडीएफ को एक्सेस करना है, देन जाना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी जिसका नाम है बेलव्ड कम्युनिटी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, so psychologists use a variety of research method because questions about human behavior are numerous। क्योंकि क्वेश्चन भी न्यूमरस है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा मेथड्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। एंड ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी स्टडीड बाय अ सिंगल मेथड। सो क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन निकालना है, जो भी क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा न्यूमरस है, यानी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए किसी एक सिंगल मेथड से तो उनको स्टडी किया नहीं जाएगा। इसीलिए बहुत सारे डिफरेंट मल्टीपल मेथड्स यूज़ किया जाता है। मेथड्स में कौन कौन से हैं? मेथड्स सच एज ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, कोरेशनल रिसर्च, survey, psychological testing and case study are more frequently used to study the problems of psychology. Okay, अभी इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं, एंड देन वी आर गुड टू गो विद द चैप्टर. सो दिस चैप्टर वी familiarize you with the goals of psychological inquiry and nature of information or data that we collect in the psychological studies, the diverse range of methodological devices available for the study of psychology, and some important issues related to psychological studies. तो ओवरऑल इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। अभी इतना आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अभी पढ़ने ही वाले हैं। तो पहली बात तो है, हम कभी भी मानो साइकोलॉजी के में कोई भी एनक्वायरी करते हैं। एनक्वायरी इन द सेंस जैसे कोई क्वेश्चन आया है जिसके बारे में हमें आंसर निकालना है, कोई इन्फॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो उसका जो गोल्स क्या है, ये जो मतलब एनक्वायरी जो हम करते हैं, ये जो क्वेश्चन हम करते हैं या फिर किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो उसको जैसे क्वेश्चन हुआ तो क्वेश्चन के बारे में हमको निकालना है आंसर। तो ये हमने तो डायरेक्ट बोल दिया कि हमें आंसर निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें आंसर निकालना होता है, सवाल होता है, जवाब चाहिए होता है। लेकिन साइकोलॉजी में जब हम ऐसे क्वेश्चंस के बारे में एनक्वायरी करते हैं या फिर जब हमें ऐसे इन्फॉर्मेशंस के बारे में एनक्वायरी करते हैं, तब उनका गोल्स क्या है, तो इसको हम स्पेसिफिकली बोलेंगे गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल एनक्वायरी। तो एनक्वायरी तो नॉर्मली आपको पता है, बट साइकोलॉजिकल एनक्वायरी का गोल्स क्या है यही देखने का काम है। सो साइकोलॉजिकल एनक्वायरी हैज़ द फॉलोइंग गोल्स। तो एक गोल्स नहीं है, इसके अलग अलग गोल्स है। पहला है डिस्क्रिप्शन, prediction, then explanation, and then control of behavior, and then application of knowledge। तो 5 गोल्स है साइकोलॉजिकल एनक्वायरी का, इनको हम अभी डिटेल्स में देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्शन। जैसे कोई भी बिहेवियर हुआ है, मानो कोई इंसान है जो किसी पर्टिकुलर एक सिचुएशन में वो गुस्सा हो जाता है, वो ट्रिगर हो जाता है, तो कम से कम हमें पहले वो जो सिनारियो हो रहा है, जो इंसिडेंट घट रहा है, उसका एक डिस्क्रिप्शन तो हमें पता होना चाहिए। सो अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब ए बिहेवियर और ए फेनोमेनन एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। तो जो भी फेनोमेना हो रहा है, यानी जो भी इंसिडेंट हो रहा है या फिर जो भी बिहेवियर हो रहा है, उसको बहुत ही एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना भी एक गोल है। देन डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग ऑफ ए पर्टिकुलर बिहेवियर विच हेल्प्स इन इट्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अब डिस्क्रिप्शन में होता क्या है, तो जो भी बिहेवियर हुआ है उसका एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग हमें चाहिए होता है, जिसके तौर पे उस बिहेवियर के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें मिले, यानी जो भी इशू हमारा है उस इशू के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमें पता चले, ये भी एक गोल है। देन सेकेंड गोल इज प्रेडिक्शन। अब हमें अगर पता है कि कोई इंसान किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ट्रिगर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो हम आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसा सिचुएशन आएगा, तब उसी सिचुएशन में भी ये इंसान ऐसे ही रिएक्ट करेगा
या फिर कर सकता है, करने की पॉसिबिलिटीज़ है, ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सो द सेकेंड गोल इज प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन में क्या है, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर एक्यूरेटली, अगर आप समझ गए हो किसी के बिहेवियर को और उसको अगर एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर पाते हो, यू केम टू नो द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर विथ अदर टाइप्स ऑफ बिहेवियर, इवेंट्स और फेनोमेना. तो आपको पता चल जाता है कि किस फेनोमेना में, मतलब किस इंसिडेंट में, किस इवेंट में या फिर किस दूसरे तरीके के बिहेवियर से वो बिहेवियर रिलेटेड होता है और किस वजह से किसी इंसान पर्टिकुलरली ट्रिगर्ड होता है. सो प्रेडिक्शन बिकम्स मोर एक्यूरेट विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्सन्स ऑब्जर्व. तो प्रेडिक्शन ज़्यादा एक्यूरेट होती है तब जब ये जो ऑब्जर्वेशन है कि पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा, उसको अगर ज़्यादा लोग ऑब्जर्व करेंगे तो प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेट होगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों का ओपिनियन एक साथ आएगा तो वो काम की चीज़ हो. कोई एक देखेगा तो एक की, तो जैसे साइकोलॉजी में हम इसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर बायास के नाम से जानते हैं. एक कॉन्सेप्ट आता है कि मानो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मेरे को कुछ चीज़ सही लगता है तो मुझे लगेगा कि ये जो कर रहा है वो सही है, बट अगर मेरे साथ और 4 लोग देख रहे हैं तो उनको शायद ये चीज़ सही ना लगे, तो वो लोग इसको जस्टिफाई ना करके जो एज इट इज़ है वैसा ही बताए. तो उसी तरीके से अगर ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वर है तो प्रेडिक्शन जो है बहुत एक्यूरेट होने की चांसेस हैं. तो ये हो गया दूसरा. तीसरा क्या गोल है भाई, तीसरा इज एक्सप्लेनेशन. अब हमें बिहेवियर का पता चल गया है, हमने डिस्क्राइब उसको किया है, हमने प्रेडिक्ट भी किया है, अब हम उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्यों होता है, मतलब एक्सप्लेन करना या फिर आप कह सकते हो उसके पीछे का रीज़न देना. ओके, सो साइकोलॉजिस्ट आर प्राइमरी इंटरेस्टेड इन नोइंग द फैक्टर्स दैट मेक बिहेवियर ऑकर. तो साइकोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट ही रहता है कि कोई बिहेवियर ऑकर क्यों हुआ, मतलब वो बिहेवियर हुआ क्यों. ऑल्सो व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच अ पर्टिकुलर बिहेवियर डज नॉट ऑकर. तो एक ऐसा पर्टिकुलर कंडीशन कौन सा है जहाँ पर वो बिहेवियर घट सकता है या फिर नहीं भी घट सकता है. ये मेरे से थोड़ा गलती हुआ है, इसको ऊपर जाना चाहिए था यहाँ पे. ये मैं ड्राइव में शायद मैं लिखते टाइम मैं ऐसा करती हूँ, ऐसा पहले भी 1-2 बार मेरे साथ हुआ है. ओके, सो for example, what makes some children more attentive in the class, why some children devote less time for study as compared to others. तो हमें जब हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं तब ये, मतलब ओवरऑल आप ऑब्जर्वेशन मेथड की भी बात हो रही है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो. तो हमने जब इंक्वायरी किया किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी इंसिडेंट के बारे में, तब हमें पता चलता है कि कोई भी बिहेवियर क्यों हो रहा है उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन हम दे पाते हैं. जैसे क्यों कुछ बच्चे ज़्यादा अटेंटिव होते हैं क्लास में, क्यों कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए कम टाइम देते हैं दूसरों का कंपेयर में, तो ये सब क्यों होता है, इसके पीछे का हम कारण दे सकते हैं, रीज़न दे सकते हैं, एंड वी कैन गिव द एक्सप्लेनेशन. ओके, ये हो गया हमारा तीसरा गोल. हमारा चौथा गोल क्या है, हमारा चौथा गोल है कि जब हमें पता चला है कोई चीज़ क्यों होता है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कम से कम कंट्रोल करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं. So if you are able to explain why a particular behavior occurs, you can control that behavior by making changes in the antecedent conditions. तो अगर आपको पता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कोई एक बिहेवियर होता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को थोड़ा सा अगर चेंजेस कर दोगे तो वो बिहेवियर होने की चांसेस बहुत कम हो जाता है. तो इस तरीके से आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो. देन कंट्रोल रेफर्स टू 3 थिंग्स. कंट्रोल 3 चीज़ों को बताता है, जैसे कि पहली बात तो मेकिंग ए पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, रिड्यूसिंग इट और एनहांसिंग इट. तो आप कंट्रोल 3 तरीके से कर सकते हो. एक तो अगर कोई अच्छा बिहेवियर है तो या तो आप उसको यू कैन मेक दैट हैपन, आप किसी से वो बिहेवियर करवा सकते हो. दूसरा है उसको रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो, एंड तीसरा इज आप इसको बढ़ा भी सकते हो. ओके, एंड देन हमारा 5वां या फिर आखिरी जो गोल है, आखिरी गोल क्या है, एप्लीकेशन. अब हमने इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, हमने डिस्क्राइब किया, हमने प्रेडिक्ट किया, कंट्रोल किया, एक्सप्लेन किया, सब कुछ किया. तो अब हमें इतना सारा नॉलेज अगर है तो आगे आने वाले टाइम में अगर हम इन डेटास को रिकॉर्ड करके रखेंगे, इन इन्फॉर्मेशन को रखेंगे, तो इनको हम आगे आने वाले टाइम में अप्लाई कर सकते हैं, यानी इनकी एप्लीकेशन भी है. सो द फाइनल गोल ऑफ द साइंटिफिक एनक्वायरी इज टू ब्रिंग आउट पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ पीपल. तो हमें अगर पता चलता है कि कोई ऐसा जैसे मानो टीचर बहुत इंटरेस्टिंगली नहीं पढ़ाते हैं, इस वजह से बच्चे जो है टाइम बहुत कम देते हैं पढ़ाई में क्योंकि उनका सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. तो ये अगर इशू है, हमने पता लगाया, तो हमको अभी इस चीज़ को अप्लाई करना है कि टीचर को ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे का मन लगे. तो ऐसे इन्फॉर्मेशंस को
हम रिकॉर्ड करके उनको उनका एप्लीकेशन करके उनका अप्लाई करके हम पॉजिटिव चेंजेस ले आ सकते हैं लोगों की ज़िंदगी में. देन साइकोलॉजिकल रिसर्च इज़ कंडक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन वेरियस सेटिंग्स. बहुत सारे सेटिंग्स में ऐसे रिसर्च किया जाता है ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. एंड देन बिकॉज ऑफ दिस एफर्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इज़ अ मेजर कॉन्सर्न ऑफ साइकोलॉजिस्ट. और क्योंकि लोगों के ज़िंदगी की क्वालिटी को पीपल की मतलब टू इम्प्रूव एनहांस करना, लोगों के लाइफ की क्वालिटी को एनहांस करना ही साइकोलॉजिस्ट का गोल है. इसलिए इतने एफर्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो साइंटिफिक इंक्वायरी इज ऑल्सो कंडक्टेड टू डेवलप न्यू थ्योरीज कॉन्स्ट्रक्ट्स विच लीड्स टू फर्दर रिसर्च. अब ये जो हमने इतना 5 गोल देखा, 5 गोल के अलावा अगर एक गोल और है कि नया थ्योरी डेवलप करने के लिए भी रिसर्च की जाती है, जिससे कि आगे की जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाए. ओके, तो अब हमने समझ लिया कि इंक्वायरी होती कैसी है, रिसर्च जो करते हैं उसका गोल क्या है, किन 5 या 6 कारण होते हैं गोल्स को, या फिर मतलब गोल्स होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल रिसर्च के काम आते हैं. तो अभी हमको देखना है स्टेप्स क्या क्या है, किस स्टेप्स में वो होता है. ओके, सो स्टेप्स हम देखेंगे बहुत. ओके, अरे कहा जूम नहीं होना है भाई तुमको. ओके ओके, स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च. अब तक तो हमने रिसर्च के गोल्स देखे हैं ना, क्या क्या गोल्स है, समझ आ गए ना, पक्का आ गए ना, अगर आएगा एग्जाम में लिख पाओगे ना. ओके, सो थोड़ा इसको कलर चेंज करते हैं एंड वी आर गुड टू गो. So scientific methods attempt to study a particular event, phenomena in an objective, systematic and testable manner. तो जब भी कोई साइंटिफिक रिसर्च होती है वो किस तरीके से होती है, पर्टिकुलर इवेंट को या फिर फेनोमेना को हम स्टडी करते हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसको भी हम देखते हैं. इसको ऑब्जेक्टिव मैनर में सिस्टमेटिकली होता है और टेस्टेबल मैनर में होता है, मतलब एक टेस्ट की तरीके से होता है वो. द ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स to the fact that if 2 or more persons independently study a particular event, both of them to a great extent should arrive at the same conclusion. Scientific research follows systematic procedures or steps of investigation. तो रिसर्च में 2 यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो रिजल्ट आया है. ऑब्जेक्टिव होने का मतलब है अगर कोई 2 पर्सन भी, इफ़ 2 और मोर पीपल इंडिपेंडेंटली स्टडी अगर करते किसी पर्टिकुलर इवेंट को, देन टू ए ग्रेट एक्सटेंट, मतलब ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम टाइम पे जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए, सेम तरीके का कंक्लूशन आना चाहिए. एंड वो एक साइंटिफिक रिसर्च के तौर पे होगा, इसीलिए इसको एक सिस्टमेटिक तौर पे, सिस्टमेटिक प्रोसेस के साथ, सिस्टमेटिक स्टेप्स के साथ करना पड़ेगा उस रिसर्च को. तो ये बेसिक मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि मतलब पॉइंट्स है जिनको कि ध्यान में रखकर कोई भी रिसर्च करना चाहिए. अभी हम स्टेप्स देख लेते हैं. सो जनरली इसमें 4 स्टेप्स होता है. फर्स्ट इज कॉन्सेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम. अब कोई प्रॉब्लम को हम कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे, यानी किसी प्रॉब्लम का हमें पता तो चलेगा तब ना जाके हम उसका सॉल्यूशन निकालने की और बढ़ेंगे. देन कलेक्शन ऑफ डेटा. आपको फिर डेटा कलेक्ट करना होगा. कोई अगर आपको क्वेश्चन मिला है उसके रिगार्डिंग आपको आंसर्स के लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. देन वहाँ से एक कंक्लूशन निकालना पड़ेगा एंड देन उसको कंक्लूशन को फिर से रिवाइज करके थ्योरी में एक थ्योरी देना होगा. इस तरीके से इन 4 स्टेप्स में जो रिसर्च है वो होता है. ओके, ये यहाँ पे ये भी है एक बॉक्स है, इसको आप याद रखना, या फिर जब भी ये क्वेश्चन आए अभी इस बॉक्स को भी डाल सकते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कॉन्सेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम, जहाँ पर आप एक टॉपिक को सिलेक्ट कर रहे हो स्टडी करने के लिए. कौन सा टॉपिक के ऊपर आप स्टडी करोगे, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ टॉपिक्स, एन नंबर ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ टॉपिक्स. तो आपको पहली बात तो डिसाइड करना पड़ेगा. देन आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. तो डेटा में भी बहुत अलग अलग चीज़ है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, मतलब क्या ये स्टूडेंट से आप डेटा कलेक्ट करोगे, क्या एडल्ट से, क्या वर्किंग प्रोफेशनल से, या फिर हाउसवाइफ से, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब में है उनसे, बहुत अलग अलग है. देन कौन सा मेथड यूज़ करोगे, कौन सा टूल्स यूज़ करोगे, कौन सा प्रोसीज्योर यूज़ करोगे, इसका पता होना चाहिए. देन तीसरे में आप एक कंक्लूशन ड्रॉ करोगे यूजिंग स्टेटिस्टिकल मेथड्स. एंड देन फोर्थ में रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूशन. आप इसको रिसर्च करके एक एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस अगर है उस पर आप कुछ नया ऐड करने की कोशिश करोगे और यू विल गिव ए न्यू थ्योरी.
तो ये ओवरऑल है, लेकिन इसको हम अलग अलग तौर पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है बेटा, नहीं तो आपको समझ में तो आ ही गया है ना। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कॉन्सेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम। तो ये वही है जहाँ पर रिसर्चर कोई सिलेक्ट करता है कोई थीम या फिर टॉपिक जिसको वो स्टडी करना चाहता है, एंड वो अपना फोकस नैरो डाउन कर लेता है और उसी तरीके के क्वेश्चंस लेता है जो कि उस प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस होगा। ओके, देन दिस इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट रिसर्च। ये पास्ट रिसर्च के बेसिस पे भी होता है कि पहले क्या क्या रिसर्च हुआ है, वहाँ पर अगर कोई कमी रह गई है, कोई सवाल अगर छूट गया है तो उस पर हम कर लेते हैं, नहीं तो अपने ऑब्जर्व किया कि इस चीज़ पे रिसर्च की जा सकती है तो इस पर किया, और अदरवाइज वी कैन ऑल्सो डू दैट ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। लोग के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे लगा कि इस पर रिसर्च करना चाहिए तो फिर वो करते हैं। ओके, सो द प्रॉब्लम मे बी रिलेटेड टू, अभी जो भी प्रॉब्लम होगा, हम जो कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हैं ना कोई भी प्रॉब्लम को, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को हम डिस्कस मतलब डिसाइड कर रहे हैं, वो इन चीज़ों से रिलेटेड होना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग ओन बिहेवियर। ये तो हम अपने बिहेवियर को समझने के लिए करेंगे, और या फिर हम दूसरे इंडिविजुअल्स के, अदर इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को लिए करेंगे, या फिर अपने ग्रुप इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, या फिर किसी भी ग्रुप का क्या इन्फ्लुएंस होता है किसी पर्टिकुलर के बिहेवियर पे, या फिर ग्रुप बिहेवियर, मतलब ओवरऑल जब ग्रुप में लोग होते हैं तब कैसे बिहेव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मानो कोई ऐसा इंसान है जो चाय नहीं पीता है, ठीक है, लेकिन वो 4 दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया है, तब आप देखोगे वो चाय पीने लगेगा। इधर वो भी उन 3-4 दोस्त के साथ मिल के ये भी चाय पी रहा है ना। तो ये क्या हुआ, ग्रुप बिहेवियर हुआ, या मतलब ग्रुप, ओवरऑल ग्रुप में बिहेवियर हुआ है, या फिर किसी इंडिविजुअल के ऊपर ग्रुप का इन्फ्लुएंस हुआ है, तभी 4 लोग के साथ बैठ के जो चाय नहीं पीता है वो भी चाय पी रहा है। तो इस तरीके से होगा। ओके, so after identification of the problem, the researcher proceeds by developing a tentative answer of the problem which is called hypothesis। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको लालम लाल कर दिया है। तो जब भी हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया है तो उसके बाद हम उसको शुरू करने से पहले, उस पर कोई काम शुरू करने से पहले हम एक टेंटेटिव एक आंसर निकाल लेते हैं। जैसे हमने कोई क्वेश्चन डिसाइड किया है तो हमको तो इधर रिसर्च करके आंसर तक पहुंचना है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं उसके लिए हमने खुद से एक आंसर निकाल के रख दिया है, और इसको हम कहेंगे हाइपोथेसिस। सो रिसर्चर प्रोसीड, हम प्रोसीड करते हैं बाय डेवलपिंग ए टेंटेटिव आंसर, मतलब पॉसिबल आंसर, ऐसा हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लाल किया है, जो लाल लाल है उसको ध्यान रखो। ओके, स्टेप नंबर 2, अभी तो हमने प्रॉब्लम डिसाइड कर लिया, देख लिया किस तरीके का प्रॉब्लम होना चाहिए, कैसे डिसाइड करते हैं। अब हमको क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। सो डेटा कलेक्शन रिक्वायर्स डेवलपिंग ए रिसर्च डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट ऑफ द एंटायर स्टडी। तो आप पूरा रिसर्च डिज़ाइन डिसाइड करोगे। ये रिसर्च डिज़ाइन एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर मैं नहीं जाऊँगी। तो आपको मतलब वो ऐसा समझ लो कि पूरा रिसर्च का क्या डिज़ाइन होगा A to Z। जैसे जो आर्किटेक्चर होते हैं ना, वो एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि इस तरीके से घर बनेगा, इधर लिविंग रूम होगा, इधर ड्राइंग रूम होगा, द ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, स्टडी यहाँ पे होगा, छत ऐसे होंगी, 3-4 दीवार, मतलब सॉरी 3-4 दीवारें नहीं, 3 खिड़कियाँ होंगी, 2 दरवाजे होंगे। तो इस तरीके से आपको भी ओवरऑल A to Z आप कैसे क्या करोगे उस तरीके का एक डिज़ाइन तैयार करना पड़ेगा, या फिर हम इसको ब्लूप्रिंट भी कहेंगे। ओके, सो इट रिक्वेस्ट टेकिंग डिसीजन अबाउट द 4 एस्पेक्ट्स। तो ये जो ब्लूप्रिंट तैयार होगा ना, इस पर इन 4 चीज़ों के ऊपर डिसाइड करके होगा। पहला जो है कि पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, ये हमने पहले भी बात करी है। देन आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, कौन से टूल्स यूज़ करोगे, और किस तरीके का प्रोसेस आप फॉलो करोगे। ओके, then depending upon the nature of the study, the researcher has to decide who would be the participants or information in the study। जैसे कौन आपके participants होंगे, क्या बच्चे होंगे, adolescents होंगे, college students, teacher, managers, clinical patients, industrial workers, etc 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 etc। The second decision is related to the मेथड, कि आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, कि आप ऑब्जर्व करके इन्फॉर्मेशन निकालोगे, या फिर एक्सपेरिमेंट करके, या फिर कोरिलेशनल मेथड यूज़ करोगे, या फिर केस स्टडीज़ के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन निकालोगे। ओके, अभी जब आपने पूरा डिसाइड कर लिया, अभी आपको डिसाइड करना है कौन सा टूल यूज़ करोगे। टूल में क्या आप इंटरव्यू करके करोगे, फिर ऑब्जर्वेशनल स्केड्यूल करोगे, क्वेश्चनर करोगे, इस तरीके से किस टूल्स की यूज़ से आप डेटा कलेक्ट करोगे।
जैसे हमने बोला ना कि बेटा यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं ना, जैसे ये देखो 4 चीज़ें हैं, पार्टिसिपेंट्स, मेथड, टूल्स और प्रोसेस। इन्हीं को थोड़ा थोड़ा हम डिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा। कई कई बार क्या होता है ना, बहुत बच्चों के साथ ऐसा दिक्कत आता है कि पता रहता है, लेकिन क्योंकि हमने डिटेल्स में नहीं पढ़ा है इसलिए हम डिटेल में लिख नहीं पाते, लेकिन हमें पता रहता है। तो मैं इससे बहुत गुजरी हूँ, इसलिए एक चीज़ को ही 2 बार 3 बार मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है। आपको पता रहेगा कि पार्टिसिपेंट्स, मेथड्स, टूल्स और प्रोसेस, लेकिन ये 4 वर्ड पता होने से नहीं होगा। 4 वर्ड में क्या क्या आएगा इसको भी पता होना चाहिए। जैसे मेथड में क्या आएगा, फिर टूल्स में क्या क्या आएंगे, इस तरीके की चीज़ें भी पता होंगी। टूल्स में क्या क्या आएगा, फिर वही सारा कुछ आपको पता रहना चाहिए। ओके, सो आपको पता है अगर टूल्स क्या होगा कि क्या इंटरव्यू करोगे, क्या ऑब्जर्वेशन करोगे, क्वेश्चनर करोगे, इस तरीके से। एंड देन द रिसर्चर ऑल्सो डिसाइड हाउ द टूल्स नीड टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू द कलेक्टेड डाटा। मतलब एडमिनिस्ट्रेट मतलब वही बात है, आप कौन सा प्रोसीड्यूर कौन सा होगा। सो क्या आप इंडिविजुअली करोगे या फिर एक मतलब इंडिविजुअली करोगे या फिर ग्रुप में करोगे। एंड दिस इज फॉलोड बाय एक्चुअल कलेक्शन ऑफ डाटा। और इसके बाद डाटा या फिर डेटा बोलते हैं, डेटा ही बोलेंगे। तो इसके बाद आपका क्या होगा, डेटा कलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो याद तो प्राइमरीली आपको 4 शब्द ही रखने हैं, लेकिन इसको थोड़ा डिस्क्राइब करना है भाई, नहीं तो आपको थोड़ा फंस जाओगे आप। मेरे को पता है ना, मैं खुद तो स्टूडेंट रही हूँ। मैंने आई जस्ट कंप्लीटेड माय ऑनर्स इन साइकोलॉजी लास्ट ईयर। और इसके साथ साथ मैं पिछले हाँ 3 साल से मैं ऑफलाइन पढ़ा रही थी। एंड देन अभी मैंने ऑनलाइन स्विच किया लास्ट ईयर। सो हाँ, 2 साल मेरा प्रॉपर ऑफलाइन, देन लास्ट ईयर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिला के हुआ मेरा। इसलिए आप अगर चैनल पे विजिट करोगे तो आपको देखेगा कि आप देखोगे कि कंटेंट मतलब बहुत कम है, वैल्यूएबल कंटेंट है, लेकिन पूरा मैं डाल नहीं पाई होगा। बट इस साल जितना कंसिस्टेंटली मैं कर रही हूँ उतना मेरा लास्ट ईयर नहीं था, क्योंकि मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा था। बट दिस टाइम मेरा ऑफलाइन का कोई चक्कर नहीं है, अभी सिर्फ ऑनलाइन ही है सब कुछ, तो इसलिए ओके। तो उसके बाद आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। आपने प्रोसेस कर लिया, स्टैटिस्टिकल जो प्रोसेस है वो आपने रन कर लिया, आपने डेटा को एनालाइज कर लिया, और अभी आपको पता चलेगा डेटा का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। एंड इसको आप कैसे अचीव कर सकते हो, आप या तो जो इन्फॉर्मेशन निकाला है आपने एनालाइज करके जो कंक्लूजन, इसको तो या तो आप इसको ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि पाई चार्ट हो गया, बार डायग्राम या फिर बार ग्राफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, इस तरीके से। एंड देन बाय द यूज़ ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स, आप डिफरेंट स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स है उनके थ्रू भी आप डेटा को एनालाइज करके ये पता लगा सकते हो या फिर ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इनका मीनिंग क्या है। द पर्पस ऑफ एनालिसिस इज टू वेरीफाई हाइपोथेसिस एंड ड्रॉ कंक्लूजन अकॉर्डिंगली। तो ये जो आपका जो कंक्लूजन आएगा, इस कंक्लूजन से आपको याद है ना, पहले हमने जो हाइपोथेसिस बनाया था उस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना ही कंक्लूजन का काम है। और वेरीफाई करके हम देखेंगे क्या हमारा जो हाइपोथेसिस है उसके साथ हमारा जो कंक्लूजन है वो मैच करता है या नहीं। ओके, देन हमारा लास्ट चेक वेदर, अच्छा चेक CHE क्या होगा, के सॉरी चेक वेदर द कंक्लूजन सपोर्ट द हाइपोथेसिस और नॉट। यहाँ पे आप रिवाइज करोगे, आप जो कंक्लूजन निकाला है ना उसको आप रिवाइज फिर से कर रहे हो, तो अगर वो हाइपोथेसिस के साथ मैच करता है तो ओके है, और नॉट मतलब करता है या नहीं। इफ नॉट, देन she or he will revise or state an alternative hypothesis theory, and again test is based on new data and draw conclusion which may be verified by future researcher। तो अगर मैच कर जाता है तब तो वेल एंड गुड, ओके है, और अगर मैच नहीं करता है तो आप वहीं पे छोड़ दोगे। कोई नया इंसान आएगा, फ्यूचर रिसर्चर कोई और आएगा, उसने फिर नया डेटा कलेक्ट करना है और फिर उसने अपने तरीके से फिर से इस रिसर्च को करना है। और इसीलिए रिसर्च इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखो। तो इसीलिए अगर आपको सवाल आएगा कि रिसर्च क्यों कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो क्योंकि अगर हाइपोथेसिस के साथ मैच करता है, जो कंक्लूजन निकल के आता है वो अगर मिल जाता है तो नहीं है, और अगर नहीं मिलता है तो फिर जो नया रिसर्चर है फिर वही टॉपिक पे फिर से दोबारा इस रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं। इसीलिए रिसर्च एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, सो दैट्स ऑल, आपको बताना है। क्लास कैसा लगा, ये आपका चैप्टर 2 का पहला क्लास है। PDF के लिए ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस जाओ ज्वाइन करो। PDF
ले लो, नहीं तो एनसीईआरटी में मार्क कर लो और मज़े करो। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना।